जब जितना हो चुका है पहले अपना पढ़ा के वहां तक क्या अपना सब क्लियर है? वहां तक के वीडियोस देख के पूरा सब रेडी हो आप लोग, ऐसा मैं कंसिडर करके आगे बढ़ता हूँ। और धीरे से अपन क्या कर देंगे, 1-2 दिन बीच में मैं स्टॉप करने वाला हूँ ये चैप्टर, और बीच में ही मैं या फिर एक काम करूंगा, स्केलर वेक्टर चैप्टर खत्म होने में अभी थोड़े दिन और बाकी है, 5-6 लेक्चर बाकी है। जैसे वो खत्म हो जाएंगे मेरे, उसके बाद मैं एक छोटी सी रिवीजन दे दूंगा फटाफट, यानी जो बच्चे नए आए हुए हैं, जो बीच में से ज्वाइन हुए हैं, उनको भी एक बढ़िया रिवीजन हो जाएंगे अपनी, कोई टेंशन मत लो उसका आप। तो चलो स्केलर वेक्टर का नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, जो अपन ने लास्ट टाइम लिया था उसके आगे का प्रॉब्लम लिखो। if vector A, vector B and vector C are unit vectors, vector A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C equals to 0, ऐसा कुछ भी दिया है, बढ़िया प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। A plus B plus C is equal to 0, then find the angle between A and B. Then find the angle between A and B. Then find the angle between A and B. ओके बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, अच्छा न्यूमेरिकल है। फाइंड ए और बी के भी, ए बी सी तीनों कैसे वेक्टर है बोलते हैं? यूनिट वेक्टर है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 भी है बोलते हैं। तो ऐसा अगर है तो फिर ए और बी में एंगल कितना होगा बोलते हैं। मतलब स्केलर वेक्टर चैप्टर ना बहुत इजी चैप्टर भी माना जाता है, लेकिन कभी कभी ना मीनिंग ही समझ में नहीं आता, कैसा करे, शुरुआत कहाँ से करे, क्या करे। तो बहुत आदत सी करनी पड़ती है, पूरे फंडामेंटल को धीरे 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 समझ के उसका अर्थ निकालना और उसको सॉल्यूशन उसका लिखना, इसकी आदत होने को थोड़ा टाइम लगती है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इस चैप्टर पे। और मैं अगर सॉल्यूशन बता दूंगा इसका, मैं पहले एक मेथड वाला सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा, एक प्रॉपर स्टेप्स वाला बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद मैं इसका ना एक डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। सो देख, पहले अगर मैं एक मैथमेटिकली जाता हूं इस क्वेश्चन को, तो क्या है ये ए बी सी तीनों भी यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या? ए बी सी तीनों की यूनिट वेक्टर मतलब क्या? बताओ 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 बताओ, कुछ समझ में कुछ पढ़ाया होगा मैंने, तो बताओ क्या लिखूं? यस वेरी गुड, मैंने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 1 यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 रहती है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों का भी आंसर, इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी होना ही चाहिए, ठीक है भैया। यहां तक समझ में आई फिर? ठीक है यार, ये 1 1 1 है तीनों, ये तो समझ में आई, इसकी वैल्यू 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 1 है, 1 है, 1 वैल्यू है मैग्नीट्यूड। और बाद में क्या हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तीनों वेक्टर की वैल्यू देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 0 होता है क्या? 3 होता है, फिर ये 0 क्यों लिखा? वेक्टर है बेटा, वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। हाँ मैग्नीट्यूड तो 1 प्लस, ये मैग्नीट्यूड अगर लिखूंगा तो देख यार क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो सही है ना, कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा, प्लस प्लस किया ना, बट ये वेक्टर है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, मतलब ये तीनों एक साथ जोड़ दिए तो उनका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हो रहे होंगे? कैंसल हो रहे होंगे। तीनों वेक्टर आपस में क्या हो रहे होंगे? कैंसल। मतलब इसको ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, ये दोनों वेक्टर जो होंगे, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, समझ रहे क्या? उसको ये तीसरा वाला क्या कर रहा होगा? कैंसल। मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट आता होगा उसको तीसरा वाला क्या कर रहा होगा? कैंसल। यानी इसलिए सबका मिलाकर फाइनल आंसर ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ये कौन है? वेक्टर्स है ना, वेक्टर। एक की डायरेक्शन इधर होंगी, एक की इधर होंगी, एक तीसरे की इधर होंगी, तीनों एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे। मतलब मान लो, देख 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 मैं क्या बोल रहा हूं, ये 3 न्यूटन है, सही है, मान लो ये 4 न्यूटन है, ओके। और अगर मान लो कि ये 5 न्यूटन है, तो ये तीनों आपस में पता है क्या कैंसिल हो जाएंगे? कैसे? क्या कौन बोलेगा कैसे क्या कैंसिल होंगे आपस में तीनों? हाँ, ये 3 और ये 4 का पैरेललोग्राम में बनाऊंगा, ये 3 और ये 4 का पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम बराबर है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था? 25, यानी अंडर रूट में कितना आ गया? 5। और ये 5 और ये 5 एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, मतलब कैंसिल हो गए। मतलब एक तरीके से देखा जाए, दिख नहीं रहा था, बट अगर बराबर से देखा जाए ऑब्जर्व करके, ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं और फाइनल आंसर कितना आ रहा है? मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा
हो सकता है। मतलब ये a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर आंसर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब ये तीनों का मिलाकर आंसर 0 हो रहा है। इसका मतलब ये दो वेक्टर जो है इनकी सम, ये दो वेक्टर है इनकी सम, यानी ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर की जो सम है रिजल्टेंट जो है वेक्टर सम जो है ये तीसरे के बराबर रह सकती है, तीसरे के बराबर रह सकती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, यहां से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का जो आंसर 0 है, मतलब क्या मैं इसको वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर c लिख सकता हूं, इसको इधर लिख सकता हूं। ओके, ऐसा तो मैं लिख ही सकता हूं। अब देख, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का फॉर्मूला कौन बताएगा? बराबर है, बोलो। यस, वेरी गुड। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला कौन बताएगा? ए प्लस बी या पी प्लस क्यू का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला मैं लिख सकता हूं। और यहां पर इक्वल टू में इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अरे भूल गए, कौन है? कौन है? तो इसका C का मैग्नीट्यूड मैं 1 लिख सकता हूं। बोलेंगे सर माइनस है क्या प्लस है? मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड 1 तो लिख सकता हूं। मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? कुछ किसी को क्लियर नहीं तो बोलो। हाँ बोला ना मैंने, माइनस हो या प्लस हो, मैग्नीट्यूड ने क्या होता है? वैल्यू। माइनस प्लस क्या रहता है? डायरेक्शन। इधर गया तो प्लस, इधर गया तो माइनस। लेकिन जब उसको क्या लगाया गया, जब मैग्नीट्यूड लगाया जाता है, वैसे भी देख, अगर इसके अंदर मैंने 2i लिखा इसके अंदर, ओके, या फिर मैंने माइनस 2i भी लिखा, तो भी इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा? और अंडर मैग्नीट्यूड याद है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या इसका भी क्या आएगा? सही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। आगे यहां तक। अब क्या करो ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग करो, बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब ये ए ने कितना है? 1 है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1, ये 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 2 प्लस ये 2, कितना के साथ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 और ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। फिर 2 को निकालो कॉमन, तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। 2 को कॉमन निकाला क्या आएगा? 1 प्लस cos थीटा। 2 को कॉमन निकाला, 2 को बाहर निकाला तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 आया। फिर यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो फिर cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है सर? अरे भैया, cos थीटा की वैल्यू अगर कभी माइनस में दी हो तो उसको cos पाई माइनस थीटा लिख लिया तो ये प्लस हो जाता है आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, याद रखना। अगर cos थीटा का आंसर अगर कभी काय में रहा, माइनस में अगर रहा, तो उसको ना cos पाई माइनस थीटा लिख लेने का, यानी सो दैट ये आंसर काय में लिख सकते हैं आप? पॉजिटिव। मतलब देखो, ये माइनस 1/2 को मुझे क्या लिखना था? प्लस 1/2 लिखना था। माइनस 1/2 को मुझे प्लस 1/2 लिखना था, तो वो करने के लिए मैंने इधर cos थीटा को क्या लिख लिया? cos पाई माइनस थीटा लिख लिया। अब मुझे बताओ cos कितना यानी 1/2 होता? cos 60 डिग्री 1/2 होता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 60 डिग्री यानी 1/2 होता। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 60 डिग्री होंगी। cos 60 1/2 होता, मतलब इसकी वैल्यू 60 डिग्री होंगी। मतलब ये पाई माइनस थीटा की वैल्यू 60 यानी कितनी? 60 डिग्री यानी कितना होता? π/3 है ना, π/3 होता। या फिर ये पाई के जगह आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा को मैंने क्या लिखा था? cos पाई माइनस थीटा लिखा, थीटा को पाई माइनस थीटा लिखा। थीटा को पाई माइनस थीटा लिखने से क्या होता है? ये माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। बट अगर मैंने पाई की जगह 180 भी लिख सकता हूं,
और ये cos 180 माइनस थीटा की जगह क्या होना चाहिए 60 डिग्री। cos 60 यानी क्या होता है, cos 60 यानी क्या होता है 1/2 होता है, मतलब ये कौन होगा 60, ये 60 होगा, तो 180 मतलब ये 180 माइनस थीटा की जगह क्या होना चाहिए, ये इसके जगह 60 होना चाहिए, इसके जगह 60 होना चाहिए। तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी कितना डिग्री 120 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से कितना मतलब छोटा सा दिख रहा था प्रॉब्लम, कितना बड़ा सॉल्यूशन हो गया आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का। तो आप इसको लिखो अच्छे से, मैं राइट वाली साइड अच्छे से फेयर लिख देता हूँ, बहुत चूड़ा हो गया, इधर थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूँ, यहां तक तो आपको समझ में आया ही होगा। लिख लो इसको। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, एक शॉर्टकट बताता हूं, सुनो। अगर ये तीनों वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, मैग्नीट्यूड कितना था 1, मतलब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों का ए और बी जो दो वेक्टर है, ये ए और ये मान लो ये बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा है ना, वो इस तीसरे के बराबर रहना चाहिए, तभी जाके तीनों भी एक दूसरे को कैंसिल करके फाइनल आंसर कितना ला सकेंगे 0। तो ये भी, इसका भी आंसर 1 है और इसका भी आंसर अगर 1 है, तो इन दोनों का भी आंसर, ये तीसरा भी 1 है, पर ये दोनों का आंसर कितना आना चाहिए बोलो। वो कब होता है, √2 कब होता है, जब ये 90 डिग्री पे होंगे तब होता है। ये 1 और ये 1 कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जब रहेगा तो रिजल्टेंट का आंसर कैसा आएगा देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 cos 90, सही है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 cos 90। cos 90 क्या होता है बेटा, cos 90 0, याद रखना, cos 90 0, फिर से बोलो cos 90 0 होता है। फिर ये कितना बचा होता, 1 + 1 2, ये तो 0 हो गया ना, फिर कितना आया √2। तो ये 1 1 का रिजल्टेंट √2 कब आता है, जब दोनों के बीच में एंगल। अब ये 1 और ये 1 का रिजल्टेंट अगर √2 आएगा, तो ये √2 इस 1 के साथ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा कैंसिल। फिर कैंसिल ही नहीं होगा तो ये 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी क्या, बताओ। इन दोनों का रिजल्टेंट ये इधर जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए, तब जाके इन तीनों की सम 0 होंगी, वो 1 आना चाहिए। 1 1 का रिजल्टेंट जब कितना आएगा 1 आएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में क्या होंगे, यानी तीनों फोर्सेस अगर सेम होंगे, फिर से बता रहा हूं, फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को, सुनो इधर। अगर ये फोर्स 50 न्यूटन का है, ये दूसरा फोर्स 50 न्यूटन का है और ये तीसरा फोर्स 50 न्यूटन का है, तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल कब होंगी बताओ, जब इन दो का रिजल्टेंट भी 50 आएगा, तब ये वाले 50 इस तीसरे वाले 50 के साथ। बट इन दोनों का रिजल्टेंट 50 कब आएगा, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, कितना आया था अभी, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखो। दो सेम फोर्सेस का रिजल्टेंट उतना ही कब आता, 50 50 की जितना ही 50 कब आता, जब दोनों के बीच में का एंगल कितना रहता, 120 रहता। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अच्छे तरीके से याद रखो, और आपको मैं क्वेश्चन से प्रूव करवाता हूं। देखो लिखो, इफ टू फोर्सेस ऑफ same magnitude
acting at 120 degree from each other, find their resultant. Find their resultant. If two forces of same magnitude acting at 120 degree from each other, then find their resultant. क्या मतलब है देखिए इसका, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, दो फोर्सेस का अगर मुझे क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो कौन से लॉ से करने का बोला मैंने, पैरेललोग्राम से। तो मैं लिखता हूं, अभी देखो दो फोर्सेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब P फोर्स और एक दूसरा कौन, तो P का भी वैल्यू कितना है और Q का भी कितना है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड, P की भी वैल्यू Q की वैल्यू, और निकालना क्या है, R निकालना है। चलो फार्मूला देखो मैं क्या लिख रहा, R इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, सही है ना। R की वैल्यू कितनी निकालना है, R की वैल्यू निकालना है। अब सुन, P स्क्वायर यानी P स्क्वायर, Q स्क्वायर, अरे Q स्क्वायर भी P स्क्वायर ही हो गया, प्लस ट्वाइस P, ये भी P, ये भी P, और उन्होंने दिया ना थीटा दिया ना, कितना दिया 120 दिया। अब देखा गया R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो गया, नहीं बेटा ये और ये ऐड नहीं हो सकता, इसके साथ cos थीटा लगा हुआ है, ये P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, और ये भी 2P स्क्वायर, और cos 120 यानी याद रखना कितना होता है, cos 120 यानी कितना होता है, -1/2 होता है, मालूम है क्या, cos 120 ने -1/2, तो cos 120 ने -1/2 होता है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको 1/2 cos लिख लो बाद में काम में आएगा, cos 120 यानी -1/2 होता है, याद रखना, पक्का याद रखना। बायो वाले, फिशरी वाले, मैथ्स जिनको बहुत कम जरूरत पड़ती है उनको तो याद ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं तो बीच में लटक जाओगे। मैथ्स वालों को तो खैर आता ही रहेगा साल भर में, बट बायो वालों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। cos 120 ने कितना, -1/2, तो मैंने क्या किया, R का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा, अंडर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, P के जगह P, Q के जगह P, P के जगह P, Q के जगह P लिख दिया, फिर ये P स्क्वायर 2P स्क्वायर P मतलब 2P स्क्वायर, और ये cos थीटा है cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2। वो तुमको टेबल मालूम है क्या रे, ऐड शुगर टू कॉफी, नहीं बेसिक मैथमेटिक्स नहीं हुआ क्या अभी क्लासेस में, नहीं ठीक है, नहीं हुआ होगा, ओके। ऐड शुगर टू आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, अच्छा बनाया तुमने। तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो इसमें क्या रहता है, ये cos 120 है, 120 मतलब ये कितना हो गया 90, और ये कितना 30, 90 प्लस 30 120, मतलब मैं यहां से यहां तक आऊंगा, है ना, ये हो गया ना 120, यहां से शुरू करते हैं ना, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैं, ये क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ये क्वाड्रेंट में S का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसमें सारे थीटा पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, मतलब cos थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ओके। तो ये एंगल कितना बेटा 30 डिग्री है, ओके, ये 30 डिग्री एंगल है। तो अगर साइन 30 रहता तो 1/2 रहता, बट cos 30 है तो क्या रहेगा यहाँ पे क्या है, cos 120 की वैल्यू कितनी थी, -1/2 रहती, -1/2, ठीक है। तो वो जो मैथमेटिक्स जिनको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो उसको कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में। अपने को ये cos 120 की वैल्यू आपको -1/2 मालूम रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करो अभी आगे। ये P और ये P का 2 और 2 काट दिया, कितना बचा देख, R इज इक्वल टू 2P स्क्वायर, ये माइनस यहां पे लगेगा तो 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 2P स्क्वायर और ये माइनस P स्क्वायर, यानी कितना आ गया, R इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी R कितना, क्या प्रूव हुआ इसका मतलब, यस, दो फोर्सेस अगर है ऐसे, ये P है और ये भी P है, और दोनों में एंगल कितना है, कितना है 120, तो इनका रिजल्टेंट का आंसर भी कितना आया
P ही आया, यानी दो P का रिजल्टेंट भी P ही आया। बट ऐसा कब होता सिर्फ जब when the angle between the two forces, two same forces, two equal forces is 120 डिग्री। मतलब अगर मैं कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दूं तो 80 न्यूटन का फोर्स है, 80 न्यूटन का फोर्स है, कितना डिग्री पे है? 120 डिग्री पे है, तो बोलो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? इनका रिजल्ट बीच में से निकलेगा ऐसा, और वो भी कितना आएगा? 80 न्यूटन आएगा। इतना पक्का याद रखो, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है, अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है? तो चलो अब देखो, मैंने जो क्वेश्चन अभी लिया आपका, मिटाओ क्या हो गया? ठीक है, देख लो, नहीं लिखाऊंगा तो लिख लो। ये रिजल्टेंट निकालना था, ये दो फोर्सेस दिए थे, P भी P था, Q भी P था, R निकालना था, और दो फोर्स के बीच में का एंगल 120 डिग्री दिया था। ठीक है? चलो अब देखो, इधर ध्यान दो। सुनो इधर, तो मेरा क्वेश्चन जो था ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था? 0। तीनों की वैल्यू कितनी थी? तीन फोर्सेस सेम थे। ये तीनों फोर्सेस की सम 0 आने के लिए जरूरी कि इसमें से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो आपस में, वो और ये तीसरा वाला फोर्स आपस में मैच होना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो तीसरे के साथ कैंसिल होना चाहिए, और तीसरा का आंसर कितना है? 1। मतलब इन दोनों का भी रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 1। और ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी कितनी है? 1। मतलब 1 1 का रिजल्टेंट 1 कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में का एंगल। मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया, इतना बड़ा, जो मैंने इतना पूरा बोर्ड में सॉल्व कराया। बट आज के बाद आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन 1 सेकंड में खत्म होना चाहिए। अच्छा, तीन फोर्सेस है, तीनों की वैल्यू सेम है, और तीनों का आपस में कैलकुलेशन 0 आना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि ये दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के साथ मैच होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये 1 और ये 1 का रिजल्टेंट तीसरे 1 के साथ मैच होना चाहिए। बराबर बोल रहा हूं ना? तो ऐसा कब होगा? जब ये दोनों का रिजल्टेंट भी कितना आएगा, तभी जाके ये इसके साथ। और ये दोनों 1 1 है, तो उनका रिजल्टेंट 1 कब आएगा? मतलब समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है तो मेरे लिए 1 सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर बोर्ड में लिखने को आता है तो इतना बड़ा लिखते आना चाहिए। समझ रहे हैं? या ऐसा कंक्लूजन अपन बनाते हुए आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज, लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज 2i प्लस 2j, 2i कैप प्लस 2j कैप। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरा, इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस। और तीसरा, तीसरा वाला बहुत बड़ा लिखना है तो मैं आराम से लिख कर देता हूं। Find volume of a cone, volume of a cone which is generated when the segment when line segment representing this position vector, when line segment
representing this position vector is rotated about x-axis with one end remaining fixed at origin. Is rotated about x-axis बाप रे क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझा देता हूँ ये सब क्या है तो चल रहा है तो इधर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखना बराबर ध्यान देना लेकिन ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बराबर ध्यान देना लेकिन। ओके सो क्या बोल रहे देख, एक पोजीशन वेक्टर आपको दिया है 2i + 2j। जब तक मैं वो निकाल के नहीं देखता कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे यार, भलता ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा लग रहा होगा आपको आड़ा टेढ़ा। देखो 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 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास, इधर लिखता हूँ थोड़ा ऊपर सोल्यूशन। पहले ए वाला सोल्यूशन करते हैं, ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है ना। बोल 2i + 2j मैं डायग्राम में कैसा निकालू, बोलो 2i + 2j कैसे निकालू, है ना। 2 एक्स एक्सिस पे कितना जाओ 2 है ना, और y पे 2, y पे भी कितना जाना पड़ेगा 2, ये 2i और ये 2j मतलब यहां पे पहुंच गए। तो ये है पोजीशन, ये है तुम्हारा ये वाला, इसको बोलते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो 2i + 2j वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट का ये कौन है, पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, पोजीशन वेक्टर। मतलब इसका नाम है कुछ वेक्टर ए वगैरह रख देता हूं चलेगा। सो 2i + 2j ये है तुम्हारा वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालो बोलते तो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसा निकालो बेटा मैं, अगर वेक्टर ए जो बन गया पोजीशन वेक्टर उसका अगर फॉर्मूला 2i + 2j बना तो बोलो मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालू, सही है ना, लिखो ना थोड़ा सा रफली फटाफट, 4 + 4 है ना। √8 है कितना 2√2, सही है, 4 2 8 NF 2√2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, इतना लिख लो। मतलब एक पॉइंट था, उस पॉइंट का वेक्टर था 2i + 2j, यानी 2 ऐसा जाना था 2 ऐसा जाना था, तो जहां पे पहुंच गए वो बन गया एक वेक्टर ए, और उसका मैग्नीट्यूड है 2 √2² + √2², दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर वाली मेथड अपनी मैग्नीट्यूड निकालने की मेथड बन गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, करो फटाक से इतना। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को लाइट लग गया होगा, किसी की बत्ती जल गई होंगी, तो बता दो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, बोलो। बहुत ही आसान है, मैं बोलूंगा सर काय को बताया, ऐसा बोलेंगे तुम। हाँ tan θ = क्या, फिर थीटा कितना, दैट्स इट। पहला हो गया। अब देख, अब बोल रहे फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द क्या बोला, फाइंड इट्स एंगल विथ, ये जो वेक्टर बना उसकी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा बोलते वो, मतलब ये जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है इसके साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा बोलते, ये वाला एंगल के बारे में बात कर रही है, ये वाला एंगल की, है ना। तो ये ट्रायंगल देखो ना, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री आती है तुमको, राइट एंगल ट्रायंगल में sin θ cos θ tan θ जो लगाना है लगाओ। कौन सा लगाते हो बोलो, कोई भी tan θ लगाओ, sin θ लगाओ, cos θ जो मन करे लगाओ, बोलो क्या लगाओ, चलो tan θ वाला लगा दो। tan θ इज अपोजिट अपॉन, अरे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2/2, तो tan θ इज 1 कब आता है भैया, हो गया भैया मेरा आंसर। अच्छा मैंने sin θ लगाया हो तब तो sin θ इज अगर मैंने ऐसा ना करते sin θ लगाया तो अपोजिट अपॉन बोलो कितना, हाँ इसका वाला निकाला है ना अपन ने आंसर, ये इसका वाला ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना अपन ने कितना 2√2, यानी 2 कैंसल, तो sin θ इज 1/√2 बताओ कब आता, 45 तो आता है, कैसा भी निकालो ना 45 आएगा, समझ रहे बात को। चलो दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई भी एक लिखो, दो लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन से करो नहीं तो tan से करो, साइन से करो नहीं तो tan से करो, कोई भी एक तरीके से लिखो।
ओके, चलो भैया करो, इतना करो, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पड़ेगा। अब तीसरा वाला भयंकर दिख रहा है कुछ तो भी, अच्छे से पढ़ो क्या बोल रहे। तो वो समझना चाहिए, उसको मीनिंग समझना चाहिए, उसका मीनिंग लगाते आना चाहिए, डायग्राम बनाते आना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड, फाइंड के साथ पढ़ो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम निकाला। कोन कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? फॉर्म होगा, फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, यस यस यस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक कोन तैयार करो बोलते हैं। कैसा कोन? विच इज जनरेटेड व्हेन, कोन तैयार करो बोलते व्हेन, व्हेन लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग दिस पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जो है उसको रोटेट करो बोलते। काय के अबाउट? नहीं नहीं, काय के अबाउट? अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट, सुनो 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 सुनो, देखो मजा आने वाली। इधर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा कौन है? और इस पोजीशन वेक्टर को घुमाओ बोलते, रोटेट करो बोलते। काय के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, वो भी बाय कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स एट ओरिजिन, है ना? बाय कीपिंग, देखो नीचे 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 पढ़ो। बाय कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स एट ओरिजिन, है ना? ये वाला एंड जो है ना, ये ओरिजिन पे रखो बोलते इसको। ये ओरिजिन है ना तुम्हारा, ये ओरिजिन है ना, 0 0, है ना? ग्राफ पेपर का ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन पे फिक्स रखो बोलते हैं। दूसरे एंड को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा बोलते हैं ना। देखो देखो देखो, सुनो, सब लोग देखेंगे इधर, कोई इधर उधर काम नहीं करेंगे, इसको घुमाना है, इसको फिक्स रख के, समझ रहे? मतलब ये जो ये ऐसा घूमेगा, ऐसा, मतलब ये हाथ जो मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये ऐसा घूमेगा। समझ? क्या बन रहा? बनेगा कि नहीं कोन? ऐसा अगर है और ये अगर इसको अगर तुम घुमाते हो तो ये ऐसा कोन बनेगा ना। ये देखो ऐसा कोन बनेगा, बन रहा है आइसक्रीम का कोन ऐसा एक, ठीक है? तो यहां पे इस तरीके से आएगा, कोन बन गया। बना देता हूं कोन, इधर भी देखो, इधर कोन बनाता हूं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये 2i + 2j था तुम्हारा ये। अब इसको अगर ऐसा घुमाएंगे, इसके अबाउट जो अगर ऐसा घुमाएंगे, देखो ऐसा, सुनो इधर देखो, ऐसा घुमाएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसा कुछ कोन बनेगा। देखो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा कोन बनेगा, बनेगा ना ऐसा? इस कोन का वॉल्यूम निकालो बोलते हैं। बताओ कोन का वॉल्यूम का, हाँ 1/3 πr² है। कोन का वॉल्यूम का फार्मूला सबको याद रहता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। ओके, तो वॉल्यूम का फार्मूला पे 1/3 पाई, बोलो आर, बोलो आर आर आर, पाई छोड़ो, पाई को छोड़ो, आर बताओ। यस, ये रेडियस है, कितनी है? ये 2i + 2j था ना, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये r² में क्या आ गया? 2² आ गया। और h बताओ, ये हाइट है कौन की? ये भी तो 2 ही है, ये 2i + 2j था ना। हो गया भैया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 × 8 यानी 8/3 पाई। सही है ना? ये 4 × 8, 2 × 4, 4 × 8, 8/3 पाई। चाहिए तो इसको आप 8/3 × पाई यानी 22/7 वगैरह लिख सकते हो आप, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा, मतलब 22 8 170, यस ऐसा आएगा। ये मीटर वीटर होंगे, ये समझो तुम्हारा ये पोजीशन वेक्टर 2i + 2j जो था वो मीटर में अगर होगा, मीटर, तो ये वॉल्यूम काय में रहेगा? मीटर क्यूब में रहेगा। JEE में आया था प्रॉब्लम ये, बट इतना टफ है क्या? अगर ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम तुमसे कराओ तो ये भी आइडिया आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम था, बढ़िया, ठीक है? सो आज के लिए मैं रुकते, क्योंकि